खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। महज 2.5 साल पुरानी पार्टी ने वो कर दिखाया है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी की इस तारीखी जीत से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी की आला कयादत पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या बीजेपी की इस हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस हार के बाद किरण बेदी का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है, जिन वादों के साथ केजरीवाल इख्तिदार में आए हैं, क्या मरकज के बगैर वो ये वादा पूरा कर पाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं। इन मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से वाबस्ता वहां एसोसिएट प्रोफेसर और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर बारीकी से नजर रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ सियासी तज्जियाकार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका भी खैर मकदम है। और सीनियर सहाफी और सियासी तज्जियाकार उपेंद्र चौधरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने तारीखी जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं बीजेपी 32 में से कुल मिलाकर जो 32 सीट पहले थी उसमें से सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई है। कांग्रेस का मुकम्मल तौर पर सफाया ही हो गया है। इस कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का वज़ीर-ए-आला बनने की राह हमवार हो गई है। केजरीवाल 14 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। उधर शिकस्त से दो चार कांग्रेस और बीजेपी में खलबली मची हुई है। दिल्ली बीजेपी के सदर सतीश उपाध्याय ने शिकस्त की जिम्मेदारी ली है और उनके इस्तीफा देने की भी बात कही जा रही है। वहीं दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस की दिल्ली शाख के सदर अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज अजय माकन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी समेत दीगर लीडरान ने भी अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने आए और दिल्ली की आवाम को मुबारकबाद पेश की। केजरीवाल ने कहा कि तकरार की सियासत खत्म हुई और सच्चाई की जीत हुई है। ये वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे जो कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई 2 मिनट, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली सीएम महोदय की उम्मीदवार किरण बेदी
अपनी सीट्स भी नहीं बचा पाए। उन्हें कृष्णानगर से आम आदमी पार्टी के लीडर एडवोकेट एसके बग्गा ने तकरीबन 2700 वोटों से शिकस्त दी। The point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. Two, if BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. You will get to know. हमारे साथ तमाम मेहमान इस स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, सबसे पहले इतनी बड़ी जीत हुई है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की तारीखी जीत है, आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या है इस तारीखी जीत पर आम आदमी पार्टी के? देखिए, मैं इस तारीखी जीत को मैं ये कहूंगा कि एक तरह का ये मिरेकल है, मौजज़ा है, लेकिन ये वो डिवाइनी मिरेकल नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की जो तारीख है, जो कल्चर है, जो सकाफत है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसकी समझ का नतीजा है जो इतनी बड़ी आजादी को दिया है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के दायरे में रहकर फैसला लिया है, किसी तरह के उस तरह की बातों में आकर फैसला नहीं लिया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और यही वजह है कि ये एक तरह की इज्तिमाई फतह है, एक तरह के कॉलेक्टिव विक्ट्री है। लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि हम अपनी डेस्टिनी को सेव करेंगे खुद अपने हालात के रोशनी में, अपने हालात के दायरे में रह के करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक विक्ट्री जो है, ये दिल्ली स्टेट की जरूर है, लेकिन ये पूरे नेशनल लेवल पर एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। लोगों ने उस तरह के पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया है जो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर और समाज के सभ्यता के नेचर के खिलाफ है। उस तरह के पॉलिटिक्स का ये रिजेक्शन है। दूसरी बात यह है कि लोगों ने चंद महीने के अंदर ये समझ लिया है कि हमारी भलाई इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि लोगों ने इस फतह के अंदर हमें यह देखना चाहिए कि जो एक नेशनल डिस्कोर्स खत्म था, अल्टरनेटिव डिस्कोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी 9-10 महीने के अंदर। कांग्रेस जो है उसकी डिफीट जरूर हुई थी, लेकिन डिफीट उसको पार्लियामेंट के अंदर यानी वो सीट नहीं लाने में हुई थी, इंटेलेक्चुअल डिफीट उसकी नहीं हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इंटेलेक्चुअल डिफीट भी एक्सेप्ट कर लिया था, और जिसके नतीजे में इस देश में कोई अल्टरनेटिव नाम की डिस्कोर्स खत्म हो गई थी। आपके पास हम आएंगे। लोगों ने जस्ट एक मिनट, लोगों ने उस वैक्यूम को, उस खला को पूरा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले इस देश के और खुसूसी तौर पर दिल्ली के अवाम को मैं सलाम करता हूं, और उनको सलाम इसलिए करता हूं कि मैं बता देता हूं, मुसलमानों को पहले सलाम इसलिए करता हूं कि उन लोगों ने दौरे हाजरा के अब्दुल्ला बिन उबई को समझ लिया कि उनके बीच अब्दुल्ला बिन उबई है तो कौन है, उसकी बात हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। मैं हिंदुओं को सलाम करता हूं कि उसने समझा हिंदुस्तान की हकीकत को, और उसने कहा कि नहीं, ये गुजरात नहीं है। गुजरात की जो पॉलिटिक्स 13 साल, 14 साल, 15 साल जो पोलराइजेशन पर चली, वो पॉलिटिक्स हम यहां पर नहीं चलने देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां के हिंदुओं ने अकलियत की नुमाइंदगी की है, और अकलियत ने हिंदुओं की नुमाइंदगी की है। मैं हिंदू मुसलमान लफ्ज सिर्फ समझने के लिए ले रहा हूं, मैं कोई डिस्टिंक्शन करने के लिए नहीं ले रहा हूं। दोनों की तकदीर एक है, दोनों के दौरे हाजरा एक है, और मुस्तकबिल भी एक है, और दोनों ने समझकर फैसला लिया है, और इसलिए मैं दोनों को सलाम करता हूं। यानी इस जीत के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आप पहले रद्द-ए-अमल ले लेते हैं, उसके बाद हम मुख्तलिफ इसके पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आप इस जीत को किस तौर पर देख रहे हैं? जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाए या क्या कहा जाए इसे, जिस तरह की जीत हुई है उस पर आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, ये जीत को क्या कहा जाए, शायद कुछ वर्ड्स इसके लिए क्वाइन करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। न लैंडस्लाइड, न स्वीपिंग, ये तो लगता है ऐसे है कि जैसे कोई जलजला आ गया हो। उसके अलावा हम ये कहेंगे, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि ये सच्चाई की जीत है। इस सच्चाई की जीत में बहुत दम है, और मुझे इकबाल के 2 शेर याद आ रहे हैं। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पै करे खाकी में जां पैदा करे, फूंक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तार,
और खाक स्तर से आप अपना जहां पैदा करें। ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। जी जी। पहले जीते, फिर हारे, फिर खड़े हुए, जबकि सारी मुखालिफत, जितनी भी प्रोपेगेंडे उनके खिलाफ हो सकते थे वो सब इस्तेमाल हुआ। यहां तक कहा गया कि भाई मीडिया बिक गई है। जी जी। तो लेकिन अगर आप अपने सोच पे कायम रहें, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वो तमाम जनता जो उनके साथ उच्च सोच के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़ी थी, इसी तरह देश में भी पूरी जनता खड़ी है। जरूरत है उसको अल्टरनेटिव की, जो आम आदमी पार्टी ने फराहम की। लोगों ने समझा कि भाई हमको बहकावे में नहीं आना है, हमें अनाप शनाप बातें दुनिया भर। बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। भाई डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट कीजिए, हिंदुस्तानियों की बात करनी होगी आपको। अब पता चला आप डाइवर्ट करते हैं अटेंशन, बच्चे पैदा करो, फलां करो। लेकिन आप भी आम आदमी पार्टी की इस फतह को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तलाश, अवाम को जो तलाश थी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, उसकी जीत के तौर पर अवाम का पेट नारों से भरने वाला नहीं है जी। अवाम का पेट भरने वाला है उसके रोजगार से। 9 महीने हो गए, क्या हुआ? तो वो सवाल जनता है और ये हिंदुस्तानी जनता है। आप इसको हिंदू, मुसलमान और मराठी और पंजाबी इसमें नहीं बांट सकते हैं। सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स को थोड़े बहुत उभारे जा सकते हैं। यानी जो सेंटर की हमारे थी उसके अल्टरनेटिव के तौर पर देखा और उसी वजह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। उपेंद्र चौधरी साहब, आपका क्या रद्द अमल है? आप किस तौर पर इस जीत को देखते हैं और क्या वाकई जिस तरह से अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जीत नजर आ रही है दिल्ली में, क्या इस जीत का क्या ये जीत बरकरार रह पाएगी आगे भी? इस जीत के कई इशारे हैं जी। पहला इशारा यह है कि एक गलतफहमी को चुनौती है। ये जो गलतफहमी पाल ली गई थी कई महीनों से जी कि हिंदू वोट मिले हैं, किसी को कम्युनल वोट मिले हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। असल में ये एक एस्पेरेटिव वोट था, लोगों की ख्वाहिशें थी, वो ऐसी ख्वाहिशें जो बेकाबू थी, जिसको कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। एक ऑल्टरनेट जैसा मिला बीजेपी, उसको उसने वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने यह महसूस कर लिया कि उसने कम्युनल वोट को पाया है। इस गलतफहमी का खात्मा अरविंद की जीत से सामने आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इशारा है जो आने वाले हर चुनाव में हर सियासतदान को महसूस कर लेना चाहिए और इसको लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना उनकी शिकस्त जैसी हुई है आज के डेट में वैसे होने वाली है। जी जी। डॉक्टर सोहराब साहब, क्या लगता है आपको वाकई जिस बात की तरफ उपेंद्र चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं कि तमाम दूसरी पार्टियों को समझ लेना चाहिए, ये एक इशारा है कि वो अवाम की जो उमंगें हैं, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो एस्पिरेशंस है, अगर उसको पूरा करने में किसी भी तरह से नाकाम होती है कोई पार्टी, तो वो अल्टरनेटिव की तलाश कर लेंगे। क्या ये जो अल्टरनेटिव की तलाश दिल्ली में है, इसका सिलसिला आम आदमी पार्टी मुल्कगीर सतह पर बरकरार रख पाएगी और मुल्कगीर सतह पर वो कितनी कामयाब होती नजर आती है मौजूदा सूरत हाल में? यकीनन यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यही इसकी सिफत है कि जब आवाम के जब डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस नहीं पूरे होते हैं तो वो अल्टरनेटिव की तलाश में चली जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहां ये हुआ है पिछले चंद साल में कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो एक तरह का आइडियोलॉजिकल डिबेट करती थी और आवाम के साथ रहती थी, लोगों के साथ जोड़कर रहती थी और तब इस देश की पॉलिटिक्स करती थी, वो कहीं ना कहीं विड्रॉ किया था अपने आप को, आइडियोलॉजिकली विड्रॉ किया था, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था और आवाम जो है, आम आदमी जो है, वो उस वैक्यूम को फिल किया है दिल्ली में अपने मैंडेट को देकर। रहा इसके इंपैक्ट की बात, तो यकीनन इसका इंपैक्ट पड़ेगा। वो इसलिए इंपैक्ट पड़ेगा कि इस देश में पिछले 10-11 महीने से नेशनल डिस्कोर्स की नाम की कोई चीज नहीं थी। जो डिस्कोर्स थी वो रीजनल डिस्कोर्स थी, चाहे बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो या कश्मीर में हो या कहीं भी हो, वो रीजनल डिस्कोर्स थी और वो डिस्कोर्स सर्वाइवल के लिए थी, वो नेशनल डिस्कोर्स की पार्ट नहीं थी। लेकिन ताकि ये कैपिटल है और इस कैपिटल में इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का जितना जो खालिस्तान ऑनेस्टी के नाम पे, गवर्नेंस के नाम पे, पीपुल्स एस्पिरेशंस के नाम पे जो आया हो, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप को एक चैलेंज के तौर पर दूसरों के लिए भी पेश किया है और एक अल्टरनेटिव भी पेश किया है। अब इसकी मुस्तकबिल में ये किस हद तक कामयाब हो रही है गवर्नेंस के मामलात में, यही तय करेगा। अगर ये कामयाब होती है पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, तो ये दूसरों के लिए चैलेंज भी है
और एक बहुत जबरदस्त अल्टरनेटिव भी है। जी जी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं मान के चलता हूं कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल डिस्कोर्स का इनॉग्रेशन है, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है, और खासकर उस हिंदुस्तानियों के लिए मैसेज है जो हिंदुस्तानी इस देश के मुस्तकबिल, इस देश के डेस्टिनी, इस देश का फ्यूचर यूनिटी में देखता हो, हार्मोनी में देखता हो, स्टेबिलिटी में देखता हो, इंसाफ में देखता हो, और अपनी मजहब को, तमाम चीजों को इसी में देखता हो कि मेरा मजहब इंसाफ की बात करता है, मेरा मजहब भाईचारगी की बात करता है, मैं हिंदू हूं, इसका मतलब यह है कि हमारा मकसद है, मैं हिंदू हूं, इसका मानी यह हुआ कि हम भाईचारगी को प्रमोट करें, हम इंसाफ को प्रमोट करें, इंसानियत को प्रमोट करें। उसका मजहब कहे तब मैं ये कह रहा हूं, उसका मजहब यह ना कहे कि तुम फलाना से नफरत रखो, फलाना से दूरी अख्तियार करो, फलाने के ऊपर तुम कीचड़ उछालो, उसकी नींद हराम करो, उसके साथ ना इंसाफी करो। ये हर मजहब हिंदुस्तान में जो रहने वाला मजहब है, उस मजहब का हिस्सा है। इस बात से जो इस पर अमल करे या ना करे, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर वो अमल नहीं कर रहा है, अगर एक मुसलमान है और दूसरे पर जुल्म की ख्वाब देखता है, सोचता है, करना तो दूर की बात है, तो मुसलमान होने का हकदार नहीं होता है। उसी तरह से अगर एक हिंदू सोचता है कि हम किसी पर जुल्म करें, तो उसको हिंदू होने का हक नहीं है। हमारे सामने दोनों तरह के हिंदू हैं, हम पर यह तय होता है, हम पर यह फर्ज बनता है, हम पर यह डिपेंड करता है कि हम किस हिंदू को हिंदू समझें, गांधी को हिंदू समझें, नेहरू को हिंदू समझें, या उस क्रिमिनल को हिंदू समझें जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर खून तो बहाता है लेकिन खुद हिंदुइज्म पर अमल नहीं करता है। जी जी। मैं उस मुसलमान को मुसलमान समझी। आम आदमी पार्टी में जो पीपुल्स एस्पिरेशन है उसको देखने की जरूरत है। ये चीजें हैं कि पूरे ये आवाज जो दिल्ली में उठी है, ये फतह जो दिल्ली में मिली है, कहीं ना कहीं से पूरे मुल्क की आवाम, पूरे मुल्क की आवाम जो आप जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिस यूनिटी और हार्मोनी की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी में तलाश करने की कोशिश कर रही है। जी, उसका रिप्रेजेंटेशन है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, चलिए अब तो चूंकि कामयाबी मिल गई है, मुल्कीर सतह पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जितनी बड़ी कामयाबी आम आदमी पार्टी को मिली है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की आवाम ने अरविंद केजरीवाल के कंधों पर डाल दी है, क्या लगता है उस जिम्मेदारी, क्योंकि उनका खुद का स्टेटमेंट है कि इतनी बड़ी कामयाबी से वो खुद डर गए हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली, दिस विक्ट्री इज स्कैरी, कुछ इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि ही इज स्कैर्ड ऑफ दिस विक्ट्री। क्या आपको लगता है, क्या जो वादे उन्होंने इतने किए हैं, क्या वो इन वादों को इतनी बड़ी विक्ट्री के साथ पूरा कर पाएंगे? क्या सेंटर से उनको उस तरह से कोऑपरेशन मिल पाएगा? देखिए, ये दिल्ली है पहली बात, और यहां जिस तरह जनता जागरूक है उसी तरह पूरा सिस्टम भी जागरूक है। अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों की हुकूमत में हमने ये देखा कि जितने भी वादे थे उनसे रोज लोग पूछते थे, भाई आज कौन सा वादा पूरा हुआ, आज कौन सा हुआ, और मैक्सिमम उन्होंने जितना हो सका वो किया। यहां पे ये सवाल है कि अब इनको 5 साल की पूरी स्टेबिलिटी और बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, उसका एहसास भी उनको है। ये बात भी अच्छी है, एहसास होना भी जरूरी है, क्योंकि जनता जब सर आंखों पे बिठाती है तो पटकती भी है। जैसे मोदी जी को बिठाला था तो आज पटक भी दिया है। जी जी। काम करने की जहां तक बात है, मैंने जो देखा है शायद 70 वादे हैं उनके, अगर मैं गलत नहीं हूं सौरभ भाई, तो 70 वादों को 5 साल में इंप्लीमेंट कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। अगर वो जिस ईमानदारी, जिस सच्चाई की बात वो कर रहे हैं, अगर वो सच्चाई पे अपनी जगह कायम रहते हैं और जो उनके साथी लोग हैं वो भी उसी तरह से कायम रहते हैं, तो इसका होना कोई नामुमकिनात में नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद इससे ज्यादा कर सकता है आदमी। रहा सेंटर की भी जवाबदेही है जी, क्योंकि दिल्ली एक खुद मुख्तार स्टेट नहीं है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जी, जहां सेंटर को उसके साथ मदद, बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंस है, लेकिन केजरीवाल जी बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को, और टीम केजरीवाल बल्कि मैं कहूं अगर, तो वो ज्यादा बेहतर है। शायद ये 70 बातें, 70 चीजें कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर जज्बा हो जी, और अगर वही दयानतदारी हो, वही ईमानदारी हो जिसकी कस्में आप खा रहे हैं, तो वो काम करके दिखाना होगा, और नहीं तो भाई छोड़ के जाइए। जी जी, यानी आपको पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे इन 5 साल का वक्त काफी है उनके तमाम वादों को पूरा करने के लिए। उपेंद्र चौधरी साहब,
क्या आपको लगता है, क्या वाकई जितनी बड़ी जिम्मेदारी अवाम ने डाल दी है, हालांकि जितनी बड़ी विक्ट्री हुई है उस पर अगर एनालिसिस करें तो कई चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हुई, जिस तरह से बीजेपी में इनफाइटिंग थी कि, और उसका यह समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं से बीजेपी के लोग जिस तरह से नाराज हैं, वो आम आदमी पार्टी को उसका भी फायदा होने वाला है, उसका भी फायदा नजर आ रहा है। ये हकीकतन जितनी बड़ी विक्ट्री मिली है, क्या वाकई वो उतनी बड़ी विक्ट्री है? अगर हम, चूंकि 5 साल के दौरान काम करते हुए वो नजर आएगा कि किसको कौन किस कॉर्नर से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और इस मायने में ये एक सिंबॉलिक सा बन जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बोलते हैं वो पूरी की पूरी स्टाइल एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करती है। वो जो जैसा पहनते हैं वो बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जिस तरह से लोगों के बीच में चले जाते हैं और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वायदे किए हैं वो वायदा कोई चांद का टुकड़ा ले आने वाला नहीं है। वो वायदा ऐसा है जो बेसिक जरूरतों को पूरे करने वाले हैं। सबसे बड़ी अजीब बात है, और कई बार तो ये बहुत अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि पानी और बिजली ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोगों को अपील किए हैं। इन दोनों मुद्दों ने यह तय कर दिया है कि इतने सालों के बाद ये बड़ी ही बेसिक चीजें अभी पूरी नहीं हो पाई है। अरविंद सिर्फ इतना ही तो वादा करते हैं, बाकी वादे ऐसे हैं जो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जनता को, लोगों को, आवाम को सबसे पहले इन दोनों वादों की पूरा करता हुआ अरविंद केजरीवाल दिखें। और इसमें कोई बहुत बड़े बड़े पैसों की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत इरादों की जरूरत है। तो मजबूत इरादे के लोग हैं उनके पार्टी में, और भी कई लोग हैं, कई नेता हैं। और पिछली बार यह साफ साफ दिखा है कि हुकूमत को प्यार किया जाता है, उसे डरा नहीं जाता। डरा कानून से डरा जाता है। पुलिस को जिस तरह से पिछली बार पुलिस को लेकर के जिस तरह के एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है लोगों में, वो कॉन्सेप्ट टूटा था। लोगों ने पुलिस को अपने बीच का आदमी पाया था, कानून के रखवाले के रूप में, कानून से डराने वाले के रूप में नहीं, कानून पालन करने के लिए, कानून पालन करवाने के लिए। लेकिन बुरी बात यह रही कि जितनी भी हुकूमत आई है वो कानून को, पुलिस को डराने का हथियार बनाती रही है। और यही वजह है कि ये बहुत डिफरेंट है। अरविंद केजरीवाल की जो एक के वादे हैं, उसके इरादे हैं, इस मायने में बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं बाकियों से। और कोई शक नहीं कि ये जो वादे और इरादे, उसके अंदर में जो इरादे बैठते हैं और जो सामने आते हैं इरादे से, वो साबित करता है कि वो जनता के साथ है, जनता उनके साथ है। ये जो मैंडेट मिला है ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। और हमें लगता है कि छोटे छोटे वादे, लेकिन बहुत ही अहम वादे पूरे किए जाएंगे। लंबा वक्त है, 5 सालों का समय है। छोटा सा वादा है पानी और बिजली। ये आम शहरी की जरूरत है। हमें लगता है कि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, जो जिस तरह की, चूंकि जितने भी सेंसिटिव इश्यूज थे वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने टच बिल्कुल नहीं किए। वो उनके कहीं ना कहीं से उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं था, उनके एजेंडे में ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ आम आवाम की बेसिक चीजें, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसको, उस पर फोकस करते हुए उसको टच किया है। लेकिन मुल्क में मसला है, क्योंकि जिन हसास इश्यूज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, क्या उन हसास इश्यूज को इन बेसिक जरूरतों पर फोकस करके उसको कहीं ना कहीं से दरकिनार किया जा सकता है? यह मुमकिन है मुल्कगीर सतह पर? मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अभी तक दिल्ली में महदूद है। और जिन मसाइल पे बात, जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, वो मुल्कगीर पैमाने पे हैं, हर तरफ है, दिल्ली भी उसमें आता है। लेकिन खास तौर से ये इलेक्शन, पर्टिकुलरली अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आम जिंदगी की आदमी पे लड़ा गया इलेक्शन है। और यही वजह है कि बहुत सारी जो एक ग्लोबल इफेक्ट या जो नेशनल इफेक्ट की बात करें, बीजेपी जिसको लाने की कोशिश करती रही, उसका कोई बहुत ज्यादा असर आया नहीं। और जैसा उपेंद्र साहब कह रहे थे कि बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये इलेक्शन है। ये एक मैसेज है कि भाई हमारी जो आम जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसका ख्याल कीजिए, उसका रास्ता निकालिए। हम समझदार लोग हैं, क्या हम सदियों से रहते नहीं आए हैं? ये कुछ बेवकूफों और पागलों की वजह से हम ये रास्ता भटक जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दिल्ली की आवाम को सलाम है, जिसने पूरे देश को एक रास्ता दिया, एक सोच का रास्ता दिया, और सबने मिल के दिया है। एक हिंदुस्तानियों की तरह दिया है, कोई तफरकेबाजी नहीं। हालांकि कोशिश हुई कुछ बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए, चर्चेस को जलाया गया, त्रिलोकपुरी हुआ, हमारे यहाँ वो सीमापुरी में हुआ, लेकिन
कोई चीज नहीं। दिल्ली की जनता बहुत खूबसूरती के साथ इसको रखते हुए, भाई मसाइल हैं हमारे पास, सेंसिटिव मसाइल हैं, तो उस पर संजीदा तौर से बहस होगी, संजीदा रास्ते निकलेंगे जी। ये हुल्लड़बाजी से काम नहीं चलेगा जी। तो दिल्ली का जहां तक सवाल है, केजरीवाल साहब अभी सिर्फ दिल्ली पे फोकस करें। 4 साल है अभी अगले लोकसभा इलेक्शन में, अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, हड़बड़ाएं नहीं ज्यादा, नहीं तो फिर गिरेंगे और फिर उठाने वाला इनको कोई नहीं होगा जी। डॉक्टर सोहराब साहब, आपको क्या लगता है, क्या बहुत सारे मुल्क के आपने भी जिनकी तरफ इशारा किया, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कई तबकात में मौजूद हैं, जिसके बाद डॉक्टर जफर उबैद ने की कि चर्च पर हमला हुआ, सीमापुरी का दिल्ली में वाकया हुआ, त्रिलोकपुरी का वाकया हुआ, ऐसे मुल्क में बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। क्या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बेसिक जरूरियात की बात जरूर कर रहे हैं पूरा करने की अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बेसिक जरूरियात से बढ़कर एक चीज है, उसकी तरफ वो कैसे कामयाबी पा सकते हैं उसमें? वो देखिए, डेमोक्रेसी अपने आप में एक एंटीडोट है, ये 1000 बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके साथ एक शर्त यह है कि जहां डेमोक्रेसी हो वहां इंसाफ हो। जिस समाज में, जिस मुआशरे में अगर इंसाफ नहीं है और सिर्फ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी महदूद है इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत, तो वो 1000 बीमारी की जड़ है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी को एक वैल्यू के तौर पे नहीं, बल्कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस के तौर पर, एक मैकेनिज्म के तौर पर, एक तरह के जरिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह से स्टेट पावर को हाईजेक किया जाए, कैप्चर किया जाए, और उसके बाद इस स्टेट पावर को एक तरह से चंद लोगों के मुफाद का एरगमाल बनाया जाए, उसको कैप्टिव बनाया जाए। और इसी वजह से इस देश में हजारों प्रॉब्लम है, चाहे कम्युनल प्रॉब्लम हो, कास्ट प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम कहिए, टेररिज्म का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, इसी जहनियत की वजह से, इसी पॉलिसी की वजह से है, न कि मजहब की वजह से है, न कि लोगों की वजह से है। हिंदुइज्म की तारीख 5000 साल पुरानी है, इस्लाम की तारीख 1400 साल पुरानी है, आज का यह धर्म नहीं है। बुद्धिज्म, जैनिज्म की तारीख 5000 साल पुरानी है, दूसरे मजाहिब की तारीख यहां पर पड़ी हुई है। आज तक इस देश में मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं हुई है। खून खराबा हुआ है, लेकिन मजहब की वजह से नहीं हुआ है। तो यह बात मानना चाहिए कि जिसको हम जड़ मान रहे हैं वो जड़ नहीं है, जड़ हमारे फिक्र में है, हमारी सोच में है, हमारे पॉलिसी में है। हमने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं रहने दिया। और मैं समझता हूं कि अगर डेमोक्रेसी को वैल्यू के साथ अटैच कर दिया जाए, वो वैल्यू क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी, अगर उस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये बीमारी उसके वजह से है, लेकिन उसकी जड़ कहीं और बताई जाती है। ये ट्रेजेडी है हमारे साथ। तो मैं ये चाहूंगा, और केजरीवाल यानी आप पार्टी में खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें इस तरह के जहन के लोग हैं। इसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानी दिया है आइडियलिज्म के लिए। और मैं एक और बात कहूंगा कि इतनी बड़ी उसको जो फतह मिली है, तो उन्होंने एक तरह के डर मैंने दिखाया है कि ही इज स्कैर्ड ऑफ हिज विक्ट्री। नो, इसको डर नहीं ले सकते हम। ये डर उसकी कुव्वत है, ये डर उसकी ताकत है। और यही डर गांधी को मिली थी आजादी के बाद, यही डर नेहरू को मिली थी आजादी के बाद। नेहरू ने इस देश को बनाया, इंडियन नेशन को उसने डिफाइन किया, खड़ा किया। उस वक्त के आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो पूरी मगरबी दुनिया के लिटरेचर भरमार है कि हिंदुस्तान एक नहीं रह पाएगा, ये टूट जाएगा। ये कास्ट एंड कम्युनिटीज और डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंटिटी है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन नेहरू ने उसको साबित करके दिखाया, और किसी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर और हथियार के बलबूते पर नहीं किया। उसने आवाम को, इमोशन को, उसके जज्बात को जोड़ दिया। इस जज्बात का नाम हिंदुस्तान है। और खुशकिस्मती से मैं उस तरह के लोगों को आप पार्टी के अंदर पाता हूं, देखता हूं, जहां योगेंद्र यादव है और आनंद कुमार है और जेएनयू डॉक्टर साहब हम आपके पास कैसर हैं जो जोड़े हुए हैं, आइडियोलॉजिकली जोड़े हुए हैं। उन लोगों के अंदर इस तरह के जहनियत है, इस तरह की है कि हिंदुस्तान को जोड़ो। और इस आम आदमी पार्टी से तमाम लोगों की को अभी भी उम्मीदें, मतलब चूंकि जिस तरह की कामयाबी मिली है उसके बाद काफी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं लोगों ने, और तमाम लोगों को उम्मीद है कि जितने वादे पूरे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वो तमाम इन 5 सालों में पूरे करेंगे।
हालात हाजिर में वक्त हो गया ब्रेक का। तमाम मेहमान डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, डॉक्टर जफर उबैद साहब और उपेंद्र चौधरी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि बीजेपी में किस तरह का मंथन चल रहा है इस बीजेपी की शिकस्त के बाद, और मुल्कगीर सतह पर इसका क्या असर पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी की विक्ट्री का, क्योंकि बिहार में इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, इन 3 बड़ी रियासतों में यके बाद दिगरे इंतखाबात होने वाले हैं। उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या आम आदमी पार्टी मुल्कगीर सतह पर खुद को एक्सपैंड करने के बारे में सोचेगी, दूसरी रियासतों में इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचेगी, इन पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। पंजे 30 दिमाग का हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी ज़बान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और जो करंट अफेयर्स है उस पर तबसरा करने के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, और सियासी तजज़ियाकार पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर जफर उबैद साहब, और सीनियर जर्नलिस्ट उपेंद्र चौधरी साहब। दिल्ली के बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को तस्लीम करती है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। निश्चित रूप से जिस तरह के रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता उनको मिल रही है, और यदि ऐसा होता है, सारे नतीजे आएंगे, तो बात सही है कि आम आदमी को दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया है, और इस दिल्ली की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं, और ये हम कहना चाहते हैं कि जो जनादेश लोगों ने दिल्ली के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस जनादेश के साथ है। उधर कांग्रेस में भी हार से खलबली मची हुई है। दिल्ली में पार्टी के सदर अरविंदर सिंह लवली, इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस इंचार्ज पीसी चाको ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। आज चुनाव के नतीजों के समय जो रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि चुनाव के दौरान
मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बन करके गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है और इस नाते मैंने ये निर्णय किया है, खासतौर के ऊपर जब मैं अपनी खुद की सदर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुझे कांग्रेस के महासचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए। तमाम मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है उपेंद्र चौधरी साहब। अब तमाम जो चूंकि दो बड़ी पार्टियां हैं जो जिनकी बड़ी शिकस्त हुई है वो अब मंथन में लगी हुई हैं, एनालिसिस कर रही हैं, क्या आपको लगता है क्या जिस तरह से कांग्रेस का हश्र हुआ है, बिल्कुल वो खाता नहीं खोल पाए, सिफर पे वो रह गई, क्या लगता है क्या अब और मुल्कगीर सतह पर जिस तरह से कांग्रेस का हाल रहा है लोकसभा इंतखाबात के बाद भी मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह से इंतखाबात में उसकी शिकस्त हुई है, क्या कांग्रेस अपने आप को उबार पाएगी? मुश्किल है। सबसे पहले तो रिथिंक करना पड़ेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, जब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि आखिर शिकस्त जो मिली है वजह क्या है। ये दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के खेल खेलते रहे हैं। ये पहली पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने न जाति की बात की, न धर्म की बात की, उसने बात की मुद्दों की। तो बीजेपी को भी ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, कांग्रेस को भी, कि अगर जनता के साथ होना है, जनता के साथ आगे बढ़ना है या जनता उनके साथ हो, तो इसके लिए पहली और आखिरी शर्त है उनके साथ ये पार्टियां हों, उनके मुद्दों के साथ हों। सिर्फ सरकार बना लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके जो जनता के एस्पिरेशन है उसको आगे ले जाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, रिथिंक करें तो शायद रिवाइव कर सकते हैं। कोई चमत्कार ऐसा नहीं हो सकता जो उनके रिवाइवल की वजह हो सकती हो। जी, यानी कोई चमत्कार नहीं हो सकता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको रीथिंक करना पड़ेगा खुद को रिवाइव करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो फतह है उसने मुल्कगीर सतह पर तमाम लोगों में उम्मीदें पैदा कर दी हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपको क्या लगता है इसी साल बिहार में असेंबली इलेक्शन होना है, क्या लगता है? और बिहार में नीतीश कुमार ने, बिहार के जेडीयू लीडर जो हैं, जो अब वज़ीर आला होने, फिर दोबारा वज़ीर आला होने वाले हैं, क्या लगता है आपको क्या उनकी जो उनका जो सपोर्ट था, वो जो अनाउंसमेंट था उनका, कि आम आदमी पार्टी को जेडीयू का सपोर्ट है दिल्ली में, हालांकि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जेडीयू की दिल्ली में नहीं है, वो उसका इस फतह का कितना इंपैक्ट बिहार पर पड़ने वाला है? जहां तक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट की बात है, तो किसी भी पार्टी, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, वो एक मोरल सपोर्ट तो काउंट किया जा सकता है। जी जी, लेकिन कोई ऐसा फिजिकल सपोर्ट या कुछ ऐसा कहें कि भाई उसकी वजह से कुछ आम आदमी पार्टी का हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर आम आदमी पार्टी की मेहनत, रंगत, उनकी ईमानदारी, सच्चाई, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं वो साबित करना पड़ेगा उनको, वो भी हम देखेंगे, ये उसका नतीजा है। रहा सवाल जो और इलेक्शंस होने हैं हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, जैसे बिहार, बंगाल और फिर यूपी। सबसे पहला बिहार का मामला है। जी जी, बिहार में जो तमाशे चल रहे हैं, जी जी, और वो इन सियासी लीडरान का अभी भी उनको अक्ल के नाखून है कि कुछ सोचें। जेडीयू मांझी सरकार को देख के तो लगता था कि भाई ये बेमांझी की नाव चल रही है, तो उस पर लगाम लगना भी जरूरी था, और वो मैं समझता हूं कि जेडीयू ने ठीक किया है। अब रहा सवाल, आम आदमी पार्टी अगर वहां बिहार में जाके लड़ती है, तो फिर मुझे लगता है कि अभी ये उसका वक्त शायद नहीं आया कि उस तैयारी में है ये। हाँ, ये जरूर है कि ये बंगाल के लिए तैयारी करें या यूपी के लिए तैयारी करें। बड़ा मुल्क है, बड़ा स्टेट है, ये दिल्ली के तरह बिल्कुल कंसाइज ये नहीं है। वहां एक एक कंस्टिट्यूएंसी शुरू होती है तो 50-60 किलोमीटर लगता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल हालात हैं जिनको देख करके और बहुत तैयारी के साथ उसके बाद ही इनको मैदान में कूदना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह साबित जरूर कर दिया कि मोदी एंड शाह इज जस्ट नॉट स्टॉपेबल, बट दे कैन बी राउटेड। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर, लेकिन वो ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, जब अवाम के साथ खेल मजाक बंद करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल उसकी जो जरूरियात हैं आपको उनको पूरा करना होगा और उनके मुद्दों पे ध्यान देना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी, जिस समाज सेवा की बात करती होंगी उस ढोंग को बंद करना होगा। और जितने ये तमाशेबाजी हैं, इनको तोड़ा, उनको जोड़ा, जैसे अभी झारखंड में बीजेपी ने 6 विधायक को तोड़ दिया और नैतिकता की बात करती है, ये सब बातें बंद करनी होंगी और जनता सब जानती है। मौका मिलेगा तो वो आम आदमी पार्टी हो कि खास आदमी पार्टी हो।
आम आदमी पार्टी ने एक राह जरूर दिखाई है मुल्क के लोगों को, मुल्क की आवाम को, लेकिन फिजिकली तमाम रियासतों में वो मौजूद हो और इलेक्शन लड़ने के बारे में अभी सोच सके, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और एक बात और है कि जिस घमंड की बात जो केजरीवाल ने कहा कि अहंकार हारा है, जी, यही बात कांग्रेस के लिए कहा जाता था जब कांग्रेस हारी थी, और बीजेपी जब जीत के आई तो उसी अहंकारी मोड में आ गई। जी। और फारसी का एक बड़ा मशहूर मकूला है, हर फिरौन रा मूसा, जी, हर फिरौन के लिए मूसा मौजूद है। जी, तो इस बात का ध्यान रखिए और खिदमत खल्क कीजिए। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब, मुल्कगीर सतह की बात करें, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस जीत का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, क्योंकि तमाम जो एनालिस्ट हैं, तमाम ऑब्जर्वर्स, तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि दिल्ली की में आम आदमी पार्टी की इस फतह का बहुत बड़ा मुल्कगीर सतह पर असर होगा, और जो जिन रियासतों में इलेक्शन होना, जिन बड़ी रियासतों का हम नाम ले रहे हैं, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद दिख रहे इन 2 सालों में इलेक्शन होने हैं, वहां पे क्या आपको लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, चंद चीजों को मैं बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताऊंगा। ये कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, यहां डाइवर्सिटीज बहुत है। अब दिल्ली में आप आदमी की फतह हुई, इसका मतलब ये नहीं कि इसी ट्रेंड्स और इसी पैटर्न्स पर पूरे मुल्क में एक तरह का फेजा कायम हो जाएगा। लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो डायनेमिक्स है, उसको इग्नोर करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी की पार्टी की, आप आदमी की पार्टी की जो फतह हुई है, ये 2 चीज दिया है। एक ट्रेंड दिखा रहा है और एक मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है आज की पॉलिटिक्स के लिए। एक मोरल फ्रेमवर्क जरूर प्रोवाइड किया है, और उस मोरल फ्रेमवर्क के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ये है कि डू द पॉलिटिक्स ऑफ ऑनेस्टी, डू द पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की पॉलिटिक्स करो, जस्टिस की पॉलिटिक्स करो, मसावात की, इक्वलिटी की पॉलिटिक्स करो, गवर्नेंस की पॉलिटिक्स करो, तो अवाम तुम्हारे साथ जरूर आएंगे। और इसी मोरल फ्रेमवर्क में उसने वार्निंग भी दिया है दूसरों को कि देखो, किसी तरह के इस देश में डिविजिव पॉलिटिक्स, क्रिमिनल पॉलिटिक्स, कास्ट एंड कम्युनल पॉलिटिक्स काम नहीं कर सकता है, फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकता है। तो आम आदमी की जो दिल्ली में फतह हुई है, इसमें एक तरह के मैसेज भी है, एक तरह के वार्निंग भी है। अब ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शन होने हैं, वहां की लीडरशिप इस चीज को किस तरह से अपनाती है, लेकिन इसको एडेप्ट करना पड़ेगा। ये अपने आप में हर जगह के लिए मॉडल नहीं हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो बिहार के हालात है, वो उसके लिए एक तरह के ये गाइडलाइंस का काम कर सकता है, लेकिन हकीकत में पॉलिटिक्स तो वहां के कॉन्टेक्स्ट को ही देखकर किया जा सकता है। मैं ये चाहूंगा कि वहां की जो लीडरशिप है बिहार की, चाहे जिस पॉलिटिकल फॉर्मेशन से उसका रिश्ता हो, एक बात की बात है, लेकिन वो अपने आप को अवाम के साथ जोड़े, और अवाम के साथ जब जोड़े तो क्रिमिनल आइडियोलॉजी के साथ न जोड़े, बल्कि एक डेमोक्रेटिक और ह्यूमन आइडियोलॉजी के साथ जोड़े, एक इंसानियत के साथ जोड़े। उससे ये कहे कि तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, पहले कि तुम इंसान हो, बाद में इंडियन हो, फिर बिहारी हो, है ना। इस तरह से अपने आप को जोड़े, देखिए वो कामयाब होगा। तो मैं इसी पर मैंने ये बुनियादी बात है, इसको ग्लॉस ओवर करके इसको नजरअंदाज करें। आप इसे गाइडलाइंस के तौर पर मानते हैं आम आदमी पार्टी की फतह को दूसरी रियासतों की तमाम सियासी जमातों के लिए, और एक मोरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया है। आपको क्या लगता है उपेंद्र चौधरी साहब, कितना, जिस तरह से डॉक्टर सौराब साहब ने कहा कि लोकल कंटेक्स्ट, लोकल इश्यूज बहुत मैटर करते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से यके बाद दिगरे सपोर्ट नजर आया ममता बनर्जी का, या हम यूं कहें कि जनता परिवार का, या मुलायम सिंह यादव की पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, जेडीयू का, क्या लगता है उस तरह के सपोर्ट के बाद क्या ये तवक्को की जाए कि इन रियासतों में जब इलेक्शन होगा तो आम आदमी पार्टी किसी न किसी तौर पर उन फॉर्मेशंस के साथ सपोर्ट में नजर आएगी? आम आदमी पार्टी खुद फिजिकली हो या ना हो, उनके वैल्यूज जो है वो हर जगह दिखने चाहिए और दिखेंगे। जी, बहुत दिलचस्प बात है कि इस चुनाव में जो एक बड़ा डिबेट रहा है और जिस पर जिसने लोगों का ध्यान खींचा है, वो ये है कि मोदी के 10 लाख के कोट और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के मामूली से शर्ट, ये दिखाता है कि लोग जो हैं अब एसोसिएट करना चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव उनसे अलग दिखते हैं तो शायद वो एक्सेप्ट न करें। ये तमाम लीडरों को, तमाम नेताओं को समझ लेना चाहिए, चाहे बिहार के नेता हों या फिर किसी दूसरे सूबे के नेता हों, उनको ये मानकर चलना होगा कि एक
बहुत ही सफेद झक कपड़ों के साथ जब वो किसी बहुत ही मरियल कपड़ों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत जोड़ नहीं पाता है और फिर वो जो फैसला करता है वो झक सफेद कपड़ों वालों के खिलाफ जाता है। ये जो अरविंद केजरीवाल को मैंडेट मिला है, इसमें कई और इशारे हैं जी। एक तो जब तक आप कंपोजिट कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब कम से कम अब जो हिंदुस्तान की हालत है, जो युवा सोच है, वो उसको सूट नहीं करता है कि आप सेक्शन वाइज चीजों को सोचें, सेक्शन वाइज चीजों को आगे बढ़ाएं और आप ये मान कर चले कि बड़ा सेक्शन आपके साथ हो जाएगा, छोटा सेक्शन आपके साथ हो जाएगा। ये नहीं, ये एक इंटीग्रेशन आया है। ये इंटीग्रेशन टेलीविजन का जरिए आया है, सोशल मीडिया का जरिए आया है और वो एक ग्लोबल थिंकिंग जो चल रही है, ग्लोबल एक मैसेज जो हर तरफ छाया हुआ है, उसकी वजह से बहुत आश्चर्य लगता है कभी कभी कि जो भारत सरकार है जी, वो ग्लोबली अपने आप को बहुत ही प्रमोट करती है कि हम ग्लोबली सोचते हैं जी। बहुत अफसोस होता है कि इस मुद्दे पर वो बहुत ही सेक्शनाइज्ड है वो, और इस सेक्शनाइज्ड होने की वजह से एक बहुत उनकी जो हार हुई है उसकी बहुत बड़ी वजह है ये। और ये मुगालता बिल्कुल न पालें कि एक सेक्शन उनको वोट नहीं दिया है या एक सेक्शन उनके खिलाफ गया है या एक सेक्शन उसको वोट दिया है, ऐसा मुगालता पालने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट वोट है ये, एक इंटीग्रेटेड वोट है जो मान लिया है कि 7, 8, 9 महीनों में जो उन्होंने देखा है, जो महसूस किया है, उनको लगा है कि हमारे बीच का आदमी अरविंद केजरीवाल है, हम उनके साथ, उनके मुद्दों के साथ हों, हम 10 लाख कोट या 12 लाख के रुपए वाले कोट के साथ हम न हों, हम बहुत ही मामूली शर्ट वालों के साथ हों, जो हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा बोलता है और हमारे ही तरह के मुद्दों की बातें करता है वो जी। तो ये हर नेताओं को समझ लेना पड़ेगा, वो किसी भी सूबे के नेता हों जी, किसी भी सूबे के नेता हो। हकीकतन जो आपने जो तरफ इशारा किया कि आम आवाम जो है वो ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को पसंद करती है जिससे वो खुद को कनेक्ट कर पाए, फिजिकली भी और बातचीत से भी, मोरली भी, तमाम तरह से वो खुद को कनेक्ट कर पाए, वैसे लोगों की तलाश है। हम बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट की, क्या डॉक्टर जफर उबैद साहब आपको लगता है, क्या जिस डॉक्टर सोहराब साहब ने जिस मोरल फ्रेमवर्क की बात की कि इसने गाइडलाइंस का ये काम करेगी मुल्क की सतह पर, क्या ऐसे में जब ये गाइडलाइंस के तौर पर काम करेगी ये फतह, तो क्या आम आदमी पार्टी खुद को हालात के हिसाब से उन रियासतों में जहां इलेक्शन होने हैं खुद को फिजिकली मौजूद नहीं रख सकती है? क्या ये मुमकिन है कि वो खुद को वहां पर खड़ा करे? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो पिच है इलेक्शन का, या जो प्लेटफॉर्म है, या जिस जगह वो खड़े हैं, और बिहार का जो मॉडल है इलेक्शन का, जिसकी जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं हम, तो वो बहुत मेजर तरीके से हमको बिहार में देखने को मिलता है। अब वहां पे आम आदमी पार्टी किस तरह से उस चीज को टैकल करेगी, वो एक देखने वाली चीज होगी। क्योंकि आप जिस पार्टी को उठा के देख लीजिए, सिवाय क्रिमिनल्स के चंद कुछ लोगों को छोड़ दें तो कोई बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं होगा बिहार पॉलिटिक्स, यूपी पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली ये जो रीजन है। वहां पे जब आप प्रैग्मेटिक अप्रोच जब आपका आएगा, दिल्ली की जनता शायद यहां उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां सिस्टम है, यहां लोग समझदार हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वहां बहुत भोले भाले लोग हैं, तो उन भोले भाले लोगों को बहुत सारी चीजों पे बहकाते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो आम आदमी ने, जनता के जो सब लोगों ने मिलकर आम आदमी को वोट दिया है, तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की मैं मिसाल कहूंगा इसको, जो हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच शोज दैट यस देयर इज नेशनल इंटीग्रेशन। नंबर 1, बिहार में आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि बहुत कबल वक्त होगा बिहार के फ्रेमवर्क में, हाँ कुछ ये सब जैसे मॉरल सपोर्ट इनको मिला है, ये मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं वहां, लेकिन प्रैक्टिकली जाना, जाके इलेक्शन लड़ लेना बिहार जैसे स्टेट में जहां के 6 महीने बाकी हैं, मुझे लगता है कि सिवाय खुदकुशी के ये आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं होगा। आप अपने काम पे ध्यान होगा कहना कि आम आदमी पार्टी खुद को एक्सपैंड करेगी मुल्की सतह पर, धीरे धीरे कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, जिस तरह से इस इलेक्शन में दिल्ली में निगेटिव कैंपेन नजर आया, पहले भी निगेटिव कैंपेन होता रहा है, क्या जिस तरह से निगेटिव कैंपेन की शिकस्त हुई है, क्या आइंदा इलेक्शंस में ये उम्मीद की जाए, जो चाहे वो मुख्तलिफ रियासतों की का इलेक्शन हो या मुल्कीर सतह का इलेक्शन हो, क्या निगेटिव कैंपेन का दौर खत्म है, ये माना जाए इस इलेक्शन के बाद, इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के? देखिए, इसका दौर खत्म होगा या नहीं होगा अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन
क्योंकि बीजेपी के अंदर से आवाज उठने लगी है, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, वो उनके एमपीज हैं, वो निगेटिव कैंपेन से बहुत नाला है, बहुत नाराज है, खुलकर आवाम में बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो एथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क में सोचते हैं, हर जगह तो वो भी है। लेकिन निगेटिव कैंपेन खत्म होगा कि नहीं होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। और इस मर्तबा एक चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि केजरीवाल की विक्ट्री सिर्फ इसलिए हो गई कि निगेटिव कैंपेन किया गया और उसके कास्ट के आइडेंटिटी को, उसके क्लास बैकग्राउंड को और उसके भगोड़ा और क्या क्या कह गया, तो लोगों में एक तरह का अपसर्ज हो गया। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक ट्रिवियलाइज करने की कोशिश है कि लोगों ने अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी से उनको कोई डिफरेंसेज नहीं है। इस तरह के लुम्पेन एक्टिविटी से और इमोरल एंड मोरली डिजेनरेटेड वर्ड से लोग जो है खफा होकर, नाराज होकर वोट दे दिए। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूं, मैं इसे एग्री नहीं करता हूं। लोगों ने सीरियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो गवर्नेंस की बात है, जो लैंग्वेज ऑफ अप्रोच है, उसको रिजेक्ट किया है। ये जो केजरीवाल की जो विक्ट्री है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पर प्रोवाइड किया है कि नो, हम लोग अपने मुस्तकबिल इस तरह के लैंग्वेज की डिस्कोर्स में देखते हैं। हमारी डेस्टिनी ये होनी चाहिए, इस तरह के लोग हमारी डेस्टिनी को सेव करने में ज्यादा कामयाब है। जैसे आपने फरमाया कि एक गरीब आदमी गरीब को ज्यादा समझ सकता है निस्बतन कि वो जो 10 लाख 12 लाख, हालांकि मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका जाति मामला है, पर्सनल मामला है ये लेकिन इस बात का रिफ्लेक्शन है कि उस आदमी में जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेंजरस किस्म का क्लास कॉन्शियसनेस है, जो क्लास कॉन्शियसनेस इंडिया के रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि केजरीवाल की 100 रुपया के मफलर रिप्रेजेंट करता है। और वही मफलर 10 लाख के कपड़े पहनने वाले के लिए फांसी का फंदा साबित हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन है, लोगों ने रिजेक्ट किया है उस तरह के पॉलिटिक्स जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजी पर बेस करता है, वो पॉलिटिक्स जो एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, वो पॉलिटिक्स जो ग्लोबल लेवल पर एक खास क्लब के पावर्स को एग्जर्ट करता है, उसको रिजेक्ट करता है, वो पॉलिटिक्स जो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, उसकी ये रिजेक्शन है। और मैं इस रिजेक्शन के तहत लोगों को एक सीरियस पॉलिटिकल थिंकिंग, एक मैच्योर पॉलिटिकल थिंकिंग की रिफ्लेक्शन देख रहा हूं। और खुशकिस्मती यह है कि ये मैच्योर रिफ्लेक्शन सिर्फ क्लास बेस नहीं है, क्लास 1 से लेकर एक क्लास 4 तक है, एक आम आदमी तक है, एक रिक्शा पुलर जो है उसके तक है, एक ठेला चलाने वाले के पास है। ये हमारी डेमोक्रेसी की जो 70 साल के लगभग की जो एक्सपेरिमेंट है उसका एक बेहतरीन तोहफा है। जो क्रेडिट जो जाती है वो नेहरू, गांधी, मौलाना आजाद को जाती है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और आज भी हम तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारे कांस्टेंट एफर्ट की वजह से, हमारे अंदर जो धीरज है उसके वजह से हम एक रिक्शा पुलर वाले को वो मैच्योरिटी दे पाए हैं जिस मैच्योरिटी का आज प्रोडक्ट जो है केजरीवाल है। और केजरीवाल एक सिंबॉलिक विक्ट्री है। असल विक्ट्री इंसाफ की है, ऑनेस्टी की है, इंसानियत की है। ये कितना दिन तक सस्टेन करता है वो अब हम पर डिपेंड करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो शुरुआत हुई है, एक जिस तरह का मॉडल पेश किया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, वो आइंदा भी बरकरार है। उपेंद्र चौधरी साहब मुख्तसरन जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या जो शुरुआत हुई है, जिस तरफ डॉक्टर सोहराब साहब ने भी इशारा किया कि ये हकीकतन विक्ट्री जो है वो ऑनेस्टी की है, विक्ट्री कहीं ना कहीं से इंसाफ की है, क्या ये जिस तरह की नाइंसाफी रही है माजी में, पास्ट में, क्या उम्मीद की जाए कि अब वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि अच्छे दिनों का नारा तो बहुत हम लोगों ने सुना, लेकिन अच्छे दिन नजर नहीं आए, तो क्या अब अच्छे दिन आने वाले हैं? यकीनन ये माना जा सकता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स, इसको बिल्कुल एक सीक्वेंस की तरह देखना पड़ेगा। कांग्रेस हारी, बीजेपी आई, बीजेपी को हरा करके अरविंद केजरीवाल हालांकि दिल्ली में आए हैं, लेकिन बहुत एक नेशनल सिंबल बन गए हैं वो। और ये बताता है कि अगर आप इस पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर के उसके एस्पिरेशन को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। उसी तरह जिस तरह से 70 में से सिर्फ 3 बच गए, आप 1-0 हो गए आप, अगर आपने नहीं किया तो ये बार बार चीजें रिपीट होंगी। ये कोई भरम न पाले कि ये सिर्फ दिल्ली में हुआ है, वो बिहार के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी
ऐसा ही चाहते हैं कि हमारी जो एक जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए जी। हमें लड़ा करके वो जरूरत पूरी नहीं करनी, क्योंकि सबको पता है कि लड़ा करके जरूरतें और भी टूटेंगी, खत्म होंगी, हम उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहली जरूरत है कि इंटीग्रेशन के साथ जी, अगर इंटीग्रेशन आपकी नहीं है तो कोई जरूरतें जो क्या पैदा करेंगे आप, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, ये सवाल ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहली जरूरत यही है कि आप इंटीग्रेशन को इंपॉर्टेंस दें, उसके वैल्यूज को आगे बढ़ाएं, स्कूलों में आगे बढ़ाएं, सोसाइटी में आगे बढ़ाएं, एनजीओ को प्रमोट करें उसके लिए कि आपके लिए ये बहुत बड़ा एक काम है। ये काम नहीं कि गरीबी दूर करना जो है वो तो एक नारा सालों चला रहा है, लेकिन पहली जरूरत हमारी है कि इंटीग्रेशन हमारी हो, ताकि आप एक ऊपर तबके से हो और एक नीचे तबके का है, वो दोनों में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो, एक संवाद हो, वो संवाद आपको सॉल्यूशन तक ले जाएगा। तो पहली जरूरत यही है कि इंटीग्रेशन हो। जी जी, यानी किसी न किसी तरह से इंटीग्रेशन, यूनिटी और हार्मोनी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब डॉक्टर जफर उबैद साहब, क्या ये माना जाए कि ये जो शुरुआत हुई है वो मुल्क में जो डिविसिव पॉलिटिक्स होती रही है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती रही है, जिसका खामियाजा मुल्क की आवाम ने बहुत ज्यादा उठाया है, हालिया दिनों में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, क्या उसका अब खात्मा होगा, उसके खात्मे की शुरुआत हो गई है? ये एक बड़ा जोर का झटका है, बड़े धीरे से लगा है। जी जी, यही कहूंगा, और यकीनन उस पर लगाम लगेगी, उस पर लगनी भी चाहिए, लगाम लगेगी। खुद वो अनासिर जो ये बेवजह के बेतुकी चीजें फैला रहे हैं, जी जी, और जिस इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे उपाध्याय साहब, हमारे पास ऑलरेडी वो इंटीग्रेशन मौजूद है यहाँ हजारों साल से। जरूरत है उसको मेंटेन करने की उसी तरह से, उसमें कोई नया शोशा, नया शगुफा लाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू फोर्स फॉर दैट इंटीग्रेशन, इट इज ऑलरेडी देयर, ये खुद मौजूद है इंटीग्रेशन। जहां तक ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, आरएसएस की जो दूसरी जमातें हैं, छोटी 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 छोटी, और जो फितना और सिवाय बकवास के और कुछ नहीं करते, काश वो कुछ काम करें, लोगों को बताएं। भाई अगर नेशनलिज्म यही है कि हम सारे लोगों की भलाई चाहते हैं, तो भाई हम भी हैं, वो भी है, सब मिलके बना हुआ है। इस पे पूरी तरह लगाम लगेगी, लगनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी हम सब की है, इंक्लूडिंग बीजेपी एज अ पॉलिटिकल क्लास, बीजेपी एज अ थिंकिंग क्लास, बीजेपी एज अ क्लास इन पावर। पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अथॉरिटी के बिना, अथॉरिटी के साथ अगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो फिर वो डिक्टेटरशिप है, अनार्की है, उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आखिरी हद तक जाना चाहिए। जिस तरह दिल्ली की जनता गई और सबको साफ कर दिया, नारा बीजेपी का था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन दिल्ली की जनता ने दिल्ली को कांग्रेस मुक्त दिल्ली भी कर दिया और बीजेपी मुक्त भी कर दिया दिल्ली। मुख्तसरन जानना चाहेंगे, वक्त की तंगी है डॉक्टर सोहराब साहब, चलते चलते, क्या जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन में अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया, यहां तक कि वजीर आजम को ने कई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल के लिए, एनार्किस्ट, नक्सली तमाम, और उनकी जीत के बाद ये बहुत अच्छा बहुत काबिल तहसीन कदम है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने फौरन फोन किया जैसे ही वो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। क्या ये माना जाए कि अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक एनार्किस्ट और एक नक्सली से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं? क्या अब उस नक्सल से बातचीत का रास्ता हमवार करेंगे? देखिए, ये तो हमारे समाज की एक, हमारे कल्चर की एक अच्छाई है कि हम दुश्मन से भी गला मिलते हैं और दोस्त से भी मिलते हैं, और दुश्मनी भी होती है और दोस्ती भी होती है, और साथ रह रहा है, और हजारों साल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री पड़ी हुई है, एक अच्छाई है जिसको मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन कहां तक वो केजरीवाल साहब के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे, ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन अब तक अगर दोनों अपने अपने स्टिक पॉइंट पर लगे रहे, स्टिक रहे अपने अपने नजरिया पे, अपने आइडिया पे, तो मैं कोऑपरेशन की स्पेस बहुत कम देख रहा हूं। जी। दूसरी यहां बात यह कहूंगा कि हम लोगों को मोदी जी को और केजरीवाल साहब को भूल जाना चाहिए। जी। ज्यादातर जो सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, जो हम पर एक तरह के काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशंस है, जिसको अखलाकी फर्ज कहते हैं, वो इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास पे है।
आज हम जिस फ्रेमवर्क में, जिस कंटेक्स्ट में मोदी को और केजरीवाल को और दिस एंड दैट को बात कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल क्लास। मैं ये चाहता हूं और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास, भारत के मोरल डिजनरेशन जो हो रहा है और इस मोरल डिजनरेशन के प्रमोशन में सब पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, इन वन वे और अदर वे, उसको अरेस्ट करें। अगर हम मोरली डिजनरेटेड हो जाएंगे तो हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, हम एक नहीं रहेंगे। और बेस्ट मिसाल ये है सोवियत यूनियन, जो इस मैप पर नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी नहीं बचा सका जी। तो इसी तरह से मैं ये सोचता हूं कि हिंदुस्तान के अवाम ये ना समझे कि हमको टेक्नोलॉजी बचा लेगा, नहीं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के अवाम बचाएंगे, जिसकी बुनियाद इंसानियत है, इंसाफ है और भाईचारगी है। ये कायम रहे और इसको कायम रखने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास के ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो कम फॉरवर्ड, वो आगे आए और अपना काम। यानी जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी बुनियाद पड़ी है, आम आदमी पार्टी ने उसके यकीन की फतह के साथ वो बुनियाद पड़ी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बुनियाद कायम रहे और खूब फले फूले। और यकीनी तौर पर जिस तरफ तमाम पैनलिस्ट ने इशारा किया, तमाम मेहमानों ने इशारा किया, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये फतह तमाम हिंदुस्तानियों को जोड़ने में, एक नई, तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने में, एक सेंस ऑफ कहीं ना कहीं से जो गवर्नेंस के लिए उम्मीद है, जो इंसाफ के लिए उम्मीद है, उन उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब होगी और एक गाइडलाइन का भी काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, डॉक्टर जफर उबैद साहब और उपेंद्र चौधरी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में चैनल का भी जो ये इंसानियत का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylife.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।